हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार। आज हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी को के मेंस को ध्यान में रख कर के एक मैंने क्वेश्चन लिया है और वो है मगध एम्पायर यानी मगध साम्राज्य से एंशियंट हिस्ट्री का मैंने क्वेश्चन लिया है और साथ ही साथ उसका मैंने मॉडल आंसर भी आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन आप शुरू से अंतिम तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का खासियत ये है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को मैंने एंशियंट में जहाँ मगध साम्राज्य की बात करी गई वहाँ से ले करके, ठीक है, और आप देखोगे कि वर्तमान झारखंड तक को मैंने इसको ऐड किया है। यानी झारखंड की वर्तमान में जो संसाधन समृद्ध एक झारखंड है, इसके बावजूद भी विकास की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेज है, तो उनकी क्या रेलिवेंस है, उसके संदर्भ में मैंने एक ओवरऑल क्वेश्चन बनाया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा और इसके आंसर को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि मगध का उत्कर्ष में भौगोलिक जो उनकी स्थिति थी, है ना, प्राकृतिक जो संसाधन थे और सुशासन की जो भूमिका थी अलग अलग रूलर्स की, ठीक है, वो क्या थी उसके संदर्भ में, ठीक है। वर्तमान में झारखंड के संसाधन समृद्ध होने के बावजूद विकास की चुनौतियों के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका विश्लेषण करना है। अंग्रेजी में क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डिड जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गुड गवर्नेंस प्ले इन द राइज ऑफ मगध, analyze its relevance in the context of the developmental challenges faced by resource rich झारखंड टुडे। तो अब देखिए मैंने एंशियंट से लेकर के और प्रेजेंट तक, है ना, यानी मैंने क्या करी है एंशियंट से लेकर के और प्रेजेंट तक इस क्वेश्चन को मैंने एक तरह से क्रिएट करके और इसके मॉडल आंसर को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। अब पहले समझिएगा मगध साम्राज्य के संदर्भ में कि आप देखोगे हर्यक जो डायनेस्टी है ना, तो हर्यक डायनेस्टी से स्टार्ट होते होते और आगे चल के मौर्य डायनेस्टी तक मगध जो है बहुत एक चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जब आप देखोगे जो 16 महाजनपद हैं, यानी 16 महाजनपद का मतलब है सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया, जब 16 बड़े बड़े महानगर बसे थे, है ना, इनमें कैसे हुआ था, एक तरफ आयरन का रिसर्च मतलब खोज हो गया था, डिस्कवरी लोहा का, और लोहा का यूज हमने एक तो एग्रीकल्चर में और दूसरा युद्ध में विपन बनाने के संदर्भ में हम लोग करते थे। तो वहीं से बातें आगे बढ़ी थी 600 BC के आसपास में। ठीक है, तो खैर वो बहुत कहानी है, मैं वो नहीं बताऊंगा वरना आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें या फिर अगर इसको मैं थोड़ा सा बात करूँ भूमिका की, तो ईसा पूर्व 6ठी से लेकर के 34वीं शताब्दी के जो मध्य था, मगध एक महाजनपद से शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। यानी आपको पता है कि जो 16 बड़े बड़े जो नगर बसे, उनमें से सबको लगभग हराते, जीतते, पराजित करते और अपने साम्राज्य का विस्तार करते, यानी इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के दर्शन को साथ में लेते हुए, और मगध आप देख पा रहे होंगे अपने आप को बहुत बड़ा एक इलाका शक्तिशाली पावरफुल किया। हर्यक डायनेस्टी से लेकर के शुरुआत हुआ, लेकिन आगे चल के चाहे वो शिशुनाग डायनेस्टी हो, नंदा डायनेस्टी हो और आगे चल के मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्यन साम्राज्य में आप देखोगे बहुत चरम उत्कर्ष पे आ गया था। एनीवे, इसका उत्सर्ग जो कर्ष था न केवल मतलब केवल प्राकृतिक संसाधनों का परिणाम नहीं था, बल्कि अनुकूल जो भौगोलिक स्थिति थी और प्रभावी प्रशासन तथा संसाधनों की जो कुशल प्रबंधन था, इसका भी प्रतिफल था। मतलब एक दिन में हवा हवाई में नहीं बात हो गई थी। एक तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी थे ही, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे कि जो कुशल नेतृत्व था अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग जो राजवाड़े हुए, जो राजा हुए, इन्होंने पूरा नेतृत्व प्रदान करी, है ना। आप देखोगे बिम्बिसार से लेकर के आगे चल के अशोक तक पूरा का पूरा एक लंबा फहरिस्त रहा था राजाओं का। तो उन्होंने उस इलाके के रिसोर्स को एक तरह से अच्छे से यूटिलाइजेशन करी और इसी कारण से ये मगध साम्राज्य बहुत आगे जा कर के हो गया था। यह अनुभव आज के झारखंड के विकास के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि झारखंड में आप देखोगे जो प्राकृतिक हमारी संसाधन हैं उससे भरपूर है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो झारखंड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद भी आप देखोगे बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिनके कारण आज भी भारत को एक झारखंड को
एक अविकसित राज्य के रूप में ही गिना जाता है। खैर, बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक स्थिति की भूमिका क्या रही थी? इस पिक्चर को आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा, मगध। अब यहाँ पर देखोगे एक तरफ से इधर से गंगा, यहाँ से बूढ़ी गंडक, है ना, गंडक रिवर, इधर से सोन रिवर, ठीक है। तो इन नगरों पे, मतलब यहाँ पे आप देखोगे इन नदियों के किनारे बैंक, और इधर जो पहाड़ियाँ थी एक तरह से, तो इधर जो पहाड़ियाँ थी एक तरह से नालंदा का बिहार शरीफ, तो उनके बीच में एक तरह से शहर बसा हुआ था पाटलिपुत्रा, ठीक है, क्योंकि गंगा की इस पार है, ध्यान रखिएगा। तो क्या भौगोलिक की स्थिति रही थी? एक तो नदी तंत्र, गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन, ये सारी नदियां जो थी इनके बैंक तक, और साथ ही साथ सिंचाई, व्यापार और संचार को भी बढ़ावा देती थी। ये भी एक तरह से रोल प्ले करती थी। अब उपजाऊ जलोढ़ मृदा, जो जलोढ़ मृदा यानी जो एलुवियल जो सॉइल होता है, जो प्रत्येक वर्ष जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों को निक्षेपण से, यानी उनको बिछा देने से एक तरह से जो मिट्टियाँ बनती हैं उन्हें जलोढ़ मृदा कहते हैं, और काफ़ी फर्टाइल होती हैं, काफ़ी उपजाऊ होती हैं। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, यानी कृषि का उत्पादन ज़्यादा होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन होते थे, तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोशन मिलता था, ठीक है। और यही कारण था कि उस समय जब आप देखोगे आयरन का जब डिस्कवरी हो गया 1000 बीसी के आसपास में, तो आप देखोगे 600 बीसी के आसपास आते आते इसका यूज किया जाने लगा था कृषि की तरफ और युद्धास्त्र की तरफ, तो वो भी बहुत बड़ी एक रोल निभा रही थी, ठीक है। इसके अलावा राजगृह और पाटलिपुत्र जैसी जो सामरिक राजधानियाँ थी रक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त थी, और उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित हुआ। तो बहुत सारे रीजन्स थे, देर आर मैनी रीजन, और जिसके कारण मगध का जो चरम उत्कर्ष था वो काफ़ी आगे बढ़ा, और इनमें भौगोलिक स्थिति की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन भी थे, जैसे आप देखोगे जो उस समय बिहार प्रांत में ही झारखंड भी हुआ करता था, तो झारखंड में आप देखोगे खासकर जो आयरन ओर हैं, लौह अयस्क, है ना, तो लौह अयस्क की उपलब्धता से उन्नत कृषि उपकरण और शक्तिशाली हथियार बनाए जाते थे। मैंने क्या कहा, जो आयरन जो लोहा था उसका एक तरफ कृषि एग्रीकल्चरल टूल्स भी बनाए जाते थे, जिससे कि हल बैल से अच्छे से कृषि हो, कार्य हो, जंगलों को साफ करके और कृषि योग्य भूमि को एक तरह से बनाया गया, और शक्तिशाली हथियार बनाए जाते थे। यानी कि जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उस सरप्लस प्रोडक्शन पे कंट्रोल करने के लिए अब देखो राजाओं के द्वारा बहुत बड़े बड़े स्तरों पे यज्ञ किए जाएंगे, ठीक है। और यज्ञ किए इसलिए जाएंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दान दिया जाए, उस सरप्लस प्रोडक्शन पे क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ध्यान रखिएगा आप, नियंत्रण किया जाए, क्लियर। इसके अलावा आप देखोगे वन संसाधनों से हाथी, लकड़ी, अन्य सैन्य और आर्थिक संसाधन भी प्राप्त होते थे। खनिज संपदा ने आर्थिक आधार को मजबूत किया, कृषि, उद्योग, व्यापार के बीच संतुलित विकास संभव हो पाया, और ये भी एक फैक्टर काम कर रहा था मगध साम्राज्य के चरम उत्कर्ष पे ले जाने में। तो प्राकृतिक संसाधनों की भी रोल रही थी, क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सुशासन की क्या भूमिका रही, अब देखो जैसे मैंने बोला कि आप 544 बीसी के आसपास तक आप देखोगे, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी जब होगा, स्टार्ट होगा, तो हर्यक जो डायनेस्टी है इसके जो संस्थापक हैं, है ना, हर्यक वंश के, वो हैं एक तरह से बिंबिसार, ध्यान रखिएगा। और बिंबिसार से ही आप देखोगे हर्यक वंश आगे चल के शिशुनाग वंश हुआ, फिर नंद डायनेस्टी, नंद वंश के बहुत सारे अलग अलग राजा हुए, इसके फिर आगे चल के मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक राजाओं की लंबी एक लाइन थी, और सभी ने सुशासन को स्थापित करके, यानी गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस को ला करके एक तरह से इन्होंने क्या करी भाई साहब, सुशासन को स्थापित करके राज्य को एक शक्तिशाली बनाया, ठीक है। कूटनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य का एक्सटेंशन किया, विस्तार किया, ठीक है, एक तरह से। और इसके अलावा आप देखोगे सैन्य सुधार किए, दुर्ग का निर्माण, और साथ ही साथ इन्होंने विशाल सेना रखी, एक तरह से डेवलप करी। इसके अलावा सेंट्रलाइज जो प्रशासन था इनका, केंद्रीकृत जो प्रशासन थी, यहाँ पे इन्होंने राजस्व व्यवस्था को भी एक तरह से स्टेबल किया, स्थिरता किया, और यही कारण था कि जब राजकोष में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो प्रशासन और मजबूत हो जाएगा, और यही कारण था कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो सब अनुकूल थी, और ये इसीलिए मगध साम्राज्य बहुत आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अब अगर उसको हम लोग वर्तमान में झारखंड के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें
तो आप देखोगे कि वर्तमान झारखंड के संदर्भ में क्या उसकी प्रासंगिकता है। एक तरफ आप देखोगे कि जो झारखंड है वो देश के सर्वाधिक खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यानी आपको पता होगा कि पूरे देश का लगभग 40% जो हमारे खनिज संसाधन है, मिनरल्स हैं, वो झारखंड में है। ठीक है, और इसीलिए झारखंड को पूरे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर एक वर्ड है, जर्मनी से लिया गया था, वहाँ पे कोयले खनिज संसाधन की उपलब्धता के कारण, तो रूर प्रदेश इसीलिए इनको बोला जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ तो है सारी चीज़ें, फिर भी अनेक विकासात्मक चुनौतियाँ हैं। चैलेंजेस क्या है? संसाधन अभिशाप जैसी है तो, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। खनन से पर्यावरणीय क्षरण होता है, एक तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कह सकते हो। इसके अलावा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, गांव के गांव लोग को विस्थापित कर दिया जाता है ना। आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, असमान विकास और खनिज आधारित उद्योग मूल्य संवर्धन का अभाव और प्रशासनिक पारदर्शिता में कमी कह सकते हैं आप, और सुशासन से जुड़ी भी चुनौतियां हैं। ये सारी चीजें हैं। मतलब मूल बात समझिएगा, मगध के साथ इसको कोरिलेट कैसे किया जा रहा है। अगर मगध में खनिज संसाधन या भौगोलिक जो लोकेशन थी, उनकी बहुत बड़ी एक तरह से भूमिका रही, लेकिन झारखंड के संदर्भ में आप देख लो कि यहाँ भी तो खनिज संसाधन है, लेकिन बावजूद भी ये विकास से बहुत पीछे है भी, है ना। विकास से क्या है, एक तरह से पीछे है। तो क्यों है, क्या इसके साथ प्रासंगिकता, मतलब क्या इसके रिलेवेंस है उसके संदर्भ में, तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अब मगध से मिलने वाले सबक कह लो, या फिर हमने क्या वहाँ से लिए, वर्तमान के साथ अगर आप कोरिलेट करोगे, तो संसाधनों का सतत और वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत जरूरी है। मगध ने क्या करी थी, मगध के संदर्भ में आप जब देखोगे, जो मगधा एम्पायर हुआ, तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, है ना, तो रिसोर्सेज का इन्होंने यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से की, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो सतत यानी कंटिन्यूअस और साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ अगर उसका यूज किया जाए, तो मगध की तरह और राज्य भी डेवलप हो सकते हैं। सुशासन को एक तरह से एग्जीक्यूट करो आप, है ना। गुड गवर्नेंस को, पारदर्शी शासन प्रशासन व्यवस्था को लाइए, और राजस्व प्रशासन में भी सुधार। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का संतुलित बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी और समावेशी विकास, यानी पार्टिसिपेशन, जो लोकल लोगों की जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो लोकल हमारे पीपल हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और समावेशी विकास का मतलब होता है एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, एक वर्ड आता है इनक्लूसिव। ठीक है, इनक्लूसिव ग्रोथ। तो इनक्लूसिव जब ग्रोथ आप करोगे, ठीक है, एक तरह से, तो इंक्लूसिव ग्रोथ करने से क्या होगा कि समाज के सभी वर्गों का एक तरह से ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अगर इसके आधार पे आप डेवलपमेंट वर्क को कर रहे हो, तो जरूर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग मगध एम्पायर से, साम्राज्य से सीखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो आपको मैंने मगध साम्राज्य की क्या परिस्थितियां रही थी, क्या भूमिका रही थी, वहाँ से लेकर के मैंने एक एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हुए कि झारखंड में भी संसाधन है, लेकिन बावजूद भी झारखंड एक तरह से डेवलप स्टेट के रूप में नहीं आता, इसको मैंने कोरिलेट करने की कोशिश करी। अंततः अगर हम लोग इसको निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन में, तो आप लिख सकते हैं कि जो मगध का उत्कर्ष था, वो एक तरह से प्रमाणित किया, सिद्ध किया कि केवल प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्स जो हैं सिर्फ वही एक तरह से पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ सुशासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, प्रभावी संस्थाएं और दूरदर्शी नीति जो हैं विकास के लिए एक तरह से अस्थायी आधार तैयार करते हैं। खासकर आप झारखंड के संदर्भ में जोड़ सकते हैं। झारखंड यदि अपनी खनिज संपदा का न्याय संगत, है ना, पारदर्शी और सतत उपयोग अगर सुनिश्चित करता है, तो वह संसाधन समृद्ध राज्य से विकास समृद्ध राज्य की तरफ बढ़ने में अग्रसर हो सकता है। अब यहीं पे आप एसडीजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि 17 टारगेट हैं, और इनको अचीव करना है 2030 तक दुनिया के प्रत्येक देशों को। ठीक है, और यही कारण है कि अलग अलग स्टेट के भी हमारे सस्टेनेबल उनके रैंकिंग आती हैं, जो कि नीति आयोग के द्वारा की जाती है, तो उनको भी आप कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन था एक्चुअली एंशियंट हिस्ट्री का, लेकिन मैंने उसको वर्तमान के साथ जोड़ करके आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, इसी तरह से मैं लगातार वीडियो लाऊंगा, चूंकि अभी स्थिति जो है
14 जेपीएससी को लेकर के चेयरमैन चूँकि रिजाइन कर चुके हैं, अभी बड़ी कार्रवाई चल रही है सीआईडी की। तो आप कंटिन्यूअस जो है अपने मेंस की तैयारी करते रहें, ठीक है, क्योंकि समय को आप बर्बाद न करें, इसी में आपकी भलाई है। आप कंटिन्यूअस लगे रहें कि आपका एक रिजल्ट पक्का होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा, और बुरा लगे तो भी आप एडवाइस देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।